Okay, so coming to today's session, regular current affairs 17th March 2025. इसमें हम लोग 16th March and 15th March का दोनों का कर रहे हैं. Along with that, अगर पुराना कुछ और important news articles है वो मैंने add किया है. So the first few news articles would be from the news exclusively from Arunachal Pradesh. Okay, after that we'll go into the rest of the news. So here a high level task force for investment in the Northeast has been formed. Okay. And ये क्यों फॉर्म हुआ, ये फॉर्म हुआ और when was this announced? This was announced during the 72nd plenary of the North Eastern Council जो हुआ था December 2024 अगरतला में, based on which they have formed or constituted this 5-member high level task force. Why? To attract investments in the Northeast region, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. तो इसका कन्वीनर कौन है, मतलब जो भी चेयरमैन टाइप का, दैट वुड बी त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मनिक साहा. सो यहाँ पे हम लोग बोल रहे 5 मेंबर्स टास्क फोर्स है. एक तो है चीफ मिनिस्टर मनिक साहा जी एंड रेस्ट ऑफ देम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसका जो मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो है इसमें मेंबर. देन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मेघालय, नागालैंड एंड सिक्किम. ठीक है. नाउ इसका मेजर काम क्या है, या मैंडेट या वर्क या ऑब्जेक्टिव? मेजरली दे हैव टू सपोर्ट ए रिपोर्ट टू द NEC विद इन 6 months. नाउ व्हाट इज दैट दे आर गोइंग टू सबमिट इन द रिपोर्ट? They'll assess the investment ecosystem of the northeastern region, including the policies, incentives and infrastructure, and then they'll develop a roadmap to position northeastern region as a preferred investment destination for the investors. ठीक है. तो ये, और अभी इसमें फोकस सेक्टर्स कौन से हैं? एग्रीकल्चर, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, IT, रेन्यूएबल एनर्जी. ये इन सेक्टर्स पे इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करने के लिए ये फोकस करेंगे. ठीक है. की ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसमें? सबसे पहले आइडेंटिफाई हाई पोटेंशियल सेक्टर्स एंड रीजन्स फॉर इन्वेस्टमेंट क्लस्टर्स. ओके. सेकंड है क्रिएट सेक्टोरल हब्स. जैसे कहीं पे अच्छे से हॉर्टिकल्चर वाले प्रोडक्शन है लेकिन प्रोसेसिंग वाले नहीं है, सो फोकसिंग ऑन दैट. और टूरिज्म एक्टिव सर्किट्स, IT कॉरिडोर्स एक्सेट्रा. रिकमेंड पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन. जब भी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए देखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल द इन्वेस्टर वुड लुक इनटू कितनी आसानी से हम लोग यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, राइट? सो दैट दे विल फोकस. डिफाइन एक्शनेबल स्टेप्स फॉर सेक्टोरल ग्रोथ एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली रिफॉर्म्स. ठीक है. तो ये हो गया हमारा अबाउट द हाई लेवल टास्क फोर्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन नॉर्थ ईस्ट. अच्छा, बिफोर गोइंग फर्दर, लास्ट सेशन में किसी ने सजेस्ट किया था कि हर न्यूज आर्टिकल के बाद एक क्वेश्चन पूछ लीजिए तो हमारा एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा. रादर देन दैट आई वुड सजेस्ट कि ये न्यूज आर्टिकल्स हो गए एंड एनीवेज व्हेन ये पूरे न्यूज आर्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद मैंने हर न्यूज आर्टिकल के ऊपर एक क्वेश्चन किया है. ठीक है. वो करते करते आपको यू विल बी एबल टू रिवाइज दैट कंटेंट. ठीक है. तो मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिवली अलग से पूछूंगी नहीं, क्योंकि आज वैसे भी बहुत ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स है, सिंस वी आर गोइंग टू डू न्यूज आर्टिकल्स ऑफ 2 days, राइट? ओके. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल. एक्चुअली ये मैं न्यूज आर्टिकल से ज्यादा ये एक रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ पब्लिश हुआ था अरुणाचल टाइम्स में, वो न्यूज पेपर में. तो उसमें उन्होंने रिलेटेड टू रिलीजियस फ्रीडम एंड ट्राइबल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस करके एक अच्छा सा आर्टिकल दिया था. एंड हियर लॉट ऑफ टॉपिक्स ऐसे थे कि दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन. ठीक है, जनरल स्टडीज में. इसलिए मैंने वो आर्टिकल यहाँ पे किया, आई मीन ऐड किया है एज पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स इटसेल्फ. तो एक बार रिवाइज कर लेंगे. सबसे पहले इसमें हाईलाइट किया है इन दिस आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एसोसिएटेड विद द रिलीजियस फ्रीडम एंड ट्राइबल प्रोटेक्शन. जैसे कि आर्टिकल 25 गारंटीज द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. ठीक है. आर्टिकल 14 says ensures equality before the law, raising concerns over selective enforcement of religious laws. आर्टिकल 29 एंड 46 प्रोटेक्ट द कल्चरल आइडेंटिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज. इसमें शेड्यूल्ड कैस्ट भी आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी आते हैं एंड माइनॉरिटीज भी आते हैं. एक्सक्लूसिवली 29 पे माइनॉरिटीज पे ज्यादा फोकस रहता है. 5th and 6th schedules provide special protection for tribal areas against any external influence. ओके. सो ये हो गए कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एसोसिएटेड विद रिलीजियस फ्रीडम एंड ट्राइबल प्रोटेक्शन. अब इसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट आता है आपका अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का.
Now the major aim is to regulate the religious conversions and prevent coercion and inducement, ये है। And इसके दो पहलू है, मतलब दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स है। क्रिटिक्स बोलते हैं कि इट रेस्ट्रिक्ट्स द रिलीजियस फ्रीडम, जो आर्टिकल 25 है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, एंड ऑल्सो समटाइम्स ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स भी करने की कोशिश करता है, बिकॉज समटाइम्स इट माइट बी मिसयूज। सेकंड है, सपोर्टर्स बोलते हैं कि दिस विल बी सेफ गार्ड अगेंस्ट द कल्चरल इरोजन ऑफ द इंडिजिनस कम्युनिटीज, जो इंडिजिनस है। So concerns about the misuse, false accusations या फिर ambiguities in defining force, किस तरह का force, okay, and calls for legal clarity की हर चीज, I mean जो related to this act, अगर किसी को ना coercion के थ्रू या pressurization के थ्रू religious conversions हो रहे हैं, उसका भी वो बहुत ही explicitly mention होना चाहिए कि कौन सा ऐसा ये है तरीका है जिसकी वजह से उनको रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है, एंड हाउ दैट विल इम्पैक्ट कि वो प्रेशराइज्ड में आता है या कोर्सिव मेथड्स में आता है। ओके, नाउ अभी इनका कहना है कि रादर देन रिफॉर्मिंग एपीएफआरए इंस्टेड ऑफ वाई रिपील, उसमें कुछ करेक्शंस करेंगे तो हो जाएगा करके ये भी कहना है। वो किस तरह के रिफॉर्म्स है ना, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस नो कंटेंट आपको जो स्पेशली एपीपीएससी का जब मेंस एग्जाम दोगे उसमें आपको बहुत जो डिस्क्रिप्टिव वाला होता है, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पे आपको आंसर ओपिनियन या फिर कुछ आंसर देना पड़ता है। इन सच केसेस दिस काइंड ऑफ कंटेंट विल हेल्प यू अलॉट। सो कई बार ऐसा लगता है आपको, अरे ये कंटेंट हमारे लिए नहीं है, या फिर ये न्यूज़ आर्टिकल हमारे लिए नहीं है, हमारे एग्जाम के लिए सही नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट, ईच एंड एवरी न्यूज़ आर्टिकल वुड बी इम्पोर्टेंट। ओके, एंड एक और चीज मैंने कई बार नोटिस किया है स्टूडेंट से, नो एक ये आया है, मौका आया है तो मैं बताती हूँ। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कुछ न्यूज आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, एक न्यूज आर्टिकल है फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूशन का कुछ फाउंडेशन डे है, ओके, कोई अच्छे से बड़ा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फाउंडेशन डे है, उसका सेलिब्रेशन कुछ है, वो न्यूज आर्टिकल में आया है। नाउ वहां पे हमारा वो सेलिब्रेशन या जो भी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए। नाउ सिंस दैट हैज बीन इन न्यूज, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड इट्स हेडक्वार्टर्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हमें पूछा जाता है ना कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, या इस पर्टिकुलर कंट्री का व्हाट विल से कैपिटल क्या है, या फिर करेंसी क्या है। ओके, ना इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जामिनर कहीं और से वो बुक उठा के या कहीं से नहीं ले आता है, जो भी करंट अफेयर्स में उनको दिख रहा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस या जो भी है या फिर कंट्री है, उसी में से क्वेश्चंस पूछता है। सो ऐसे कुछ भी आपके आता है, मतलब कोई कंट्री के बारे में कुछ न्यूज आर्टिकल है जो बिल्कुल इररेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, बट स्टिल वो कंट्री न्यूज में आया है, तो प्लीज ट्राई टू गो थ्रू इट्स कैपिटल करेंसी, एक बार देख लीजिए। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के बारे में आया है विच माइट बी वेरी मच इररिलेवेंट फॉर योर एग्जाम, बट स्टिल वो कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वैसे कंटेंट देख लीजिए जो स्टैटिक ही होता है। ठीक है, यस, थैंक यू। कमिंग बैक टू आर रिफॉर्मिंग एपीएफआरए, सबसे पहले बोल रहे हैं कि एंश्योर वॉलंटरी कन्वर्जन विद सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन, ताकि जो वॉलंटरीली कर रहे हैं उनको बिल्कुल डिस्टर्बेंस ना हो। प्रिवेंट फोर्स्ड कन्वर्जंस व्हाइल डिस्करेजिंग फॉल्स एलिगेशंस, कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स एलिगेशंस भी करते हैं, दैट वन हैज टू सी दैट वो सही से डिस्करेज आई मीन बिल्कुल कम हो जाए। रेस्पेक्ट ट्राइबल ऑटोनॉमी बाय कंसल्टिंग लोकल लीडर्स, हमेशा ऐसी चीजों में लोकल लीडर्स का साथ देना बहुत जरूरी है। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन टू अवॉइड सेलेक्टिव बायस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए। एंश्योर जुडिशियल ओवरसाइट इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल इंटरवेंशन, रादर देन पॉलिटिकली इंटरवीन करके उसको और खराब करने से तो अच्छा है जुडिशियली जाके लीगली जो भी कर सकते हैं वो करना ज्यादा बेटर है। ओके, सो ये हो गए हमारे रिफॉर्म्स फॉर एपीएफआरए रादर देन रिपीलिंग। सो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाए बेस्ड ऑन दिस, यू कैन हैव दीज पॉइंट्स एट द बैक ऑफ योर माइंड बात करने के लिए। ठीक है, कोलैबोरेटिव अप्रोच, ऑलवेज एवरीवन हैज टू बी, जो भी उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में है, दे हैव टू बी ऑल पुट टुगेदर, या फिर दे हैव टू ऑल कम टुगेदर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व सच इश्यूज। ठीक है, ये हो गया हमारा एक।
नेक्स्ट आता है अरुणाचल प्रदेश राफ्टर्स टू कम्पीट इन 17th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप। नाउ ये न्यूज आर्टिकल है। नाउ इसमें आप दिया है कि पार्टिसिपेंट्स कौन है एंड championship aims to promote and adventure sports, boost eco tourism and all that, but इन सब में हमारे लिए जो important एग्जाम के लिए इतना सा ही है। okay, that this national rafting championship is scheduled to be held in Pandua district, Himachal Pradesh from March 28th to 25th 2025. Now, who is conducting this under the guidance of National Water Sports Authorities? This is going to be conducted. Now, देखने में बिल्कुल क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल राफ्टर्स टू कम्पीट इन 17th नेशनल राफ्टिंग चैंपियनशिप, उनका नाम ये सब ज्यादा हाईलाइट हुआ था। ओके, बट दैट्स नॉट मच रिलेवेंट फॉर आर एग्जाम। आर एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट है, कहाँ पे हुआ और किसने किया है। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज। अरुणाचल पावर लिफ्टर्स टू कम्पीट इन नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स। ओके, इसमें भी सेम लाइक अर्लियर हमारा है इवेंट क्या है, 23rd सीनियर एंड 17 जूनियर नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स। वेन्यू कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। डेट्स कहाँ पे, डेट्स क्या है, इट इज 17 to 19 मार्च 2025। जो पावर लिफ्टिंग अथॉरिटीज है वो कंडक्ट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा एक। अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। नाउ एज हमने अर्लियर क्लास में भी बताया है कि कई न्यूज आर्टिकल्स ऐसे कुछ स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एंड फाइनेंस कई सारे एपीपीएससी के लिए ज्यादा रिलेवेंट है एंड एपीएसएसबी के लिए ये कम रिलेवेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे नहीं जाते। सो जहां पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसके लिए रेलेवेंट है, इसके लिए रेलेवेंट है, डेफिनेटली हाईलाइट। ठीक है, अब ये वाला है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये मंथ ऑन मंथ जो हमारा इंडस्ट्रियल इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है उसका एक वो आता है, मतलब उसका कंटेंट आता है कि किस तरह से वो अभी है करेंटली। दिस इससे क्या है, आईआईपी से दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। अगर डिमांड सही से है तो ऑब्वियसली इनका प्रोडक्शन भी अच्छे से होगा। डिमांड क्यों अच्छा है, मतलब उनके पास लोगों के पास पैसा है स्पेंड करने के लिए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अगेन रेलेवेंट ऑन हाउ आवर इकोनॉमी इज बूमिंग। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोनों के एग्जाम्स के लिए। सो आईआईपी ग्रोथ कितना है, 5% इन जैन 2024, जो दिसंबर में और भी कम था, सिर्फ 3.2% था। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इसमें 3 मेजर सेक्टर्स है जो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। एक तो माइनिंग, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्चुअली 8 कहाँ पे है, इसमें एक्चुअली 8 कोर इंडस्ट्रीज से हम लोग डाटा लेते हैं कि वहां प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है एंड देन that will be put under 3 मेजर ग्रुप्स। सो 3 ग्रुप्स का हम लोग डाटा लेते हैं, 3 ग्रुप्स में 8 इंडस्ट्रीज आते हैं। Very important. IIP economic indicator that measures the short-term changes in industrial output within an economy. Now, this will help us in understanding the performance of manufacturing, mining, and electricity sectors on a monthly basis. Okay, as I've said, इसमें 3 key sectors है, manufacturing, mining, and electricity, and ये तीनों 8 industries से जुड़े हुए हैं। ठीक है, so this will measure the industrial growth and economic health of our country. This will help us understand this. Okay, helps policy makers and businesses in decision making. इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि आगे कैसे करना है। यूज्ड बाय आरबीआई फॉर मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन की रेपो रेट कितना होना चाहिए, रिवर्स, वो सारे वो इसी से देख लेते। जनरली ये समझते हैं कि इकोनॉमिक हेल्थ किस तरह से, बेस्ड ऑन दैट दे विल मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इट इंडिकेट्स ट्रेंड्स इन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट की किस तरह से है, मतलब इससे समझ में आ जाता है अगर ये बहुत कम ग्रोथ है मतलब एम्प्लॉयमेंट भी कम है, प्रोडक्शन कम है मतलब एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। सो दैट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरह से है। ओके, नाउ इसका फॉर्मूला है करंट पीरियड आउटपुट, अभी का आउटपुट कितना है, एंड बाय बेस ईयर आउटपुट, ग्रोथ रेट हमें पता करना है ना। तो बेस ईयर आउटपुट कितना है इनटू 100। नाउ ये बेस ईयर आउटपुट कब का है, 2011-12 का एवरेज लेते हैं। मतलब हमें किसी एक बेंचमार्क तो होना चाहिए कि अगर हम लोग ये वाला देख रहे हैं
ठीक है, 2025 का देख रहे हैं नाउ। किसी और ईयर के साथ कंपेयर करेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा कि ये कितना ग्रोथ हुआ है या डिक्लाइन हुआ है। नाउ दैट वुड बी द बेस ईयर एंड वो 2011-12 का लेते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। नाउ क्लासिफिकेशन बाय यूज बेस्ड कैटेगरी, सब इन्हीं को अगर हम लोग यूज बेस्ड में डालेंगे तो प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, इन सब का हम लोग देखते हैं एज पार्ट ऑफ आईएपी। ना कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आईएपी को? सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस, यही मेजर है, उसके बाद ही बाकी सब आते हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज, ग्लोबल ट्रेड एंड इकोनॉमिक हेल्थ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, किस तरह से, ये सारे बात है। सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक आईआईपी का। एंड ये सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस हमने देखा है। एंड टॉप 3 कंट्रीब्यूटर्स कौन थे इस ग्रोथ के लिए? दैट इज बेसिक मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग, कोक एंड रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट, जो याद रखना है, बस इतना ही टेबल है। ओके, इसलिए मैंने बहुत कुछ कंटेंट सब हटा के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स है आपके एग्जाम के लिए, बस वही हाईलाइट किया है यहाँ पे। एंड दिस इज फॉर योर बेसिक नॉलेज। ओके, नाउ कमिंग टू अनदर न्यूज आर्टिकल फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये भी दोनों एपीपीएससी एंड एपीएसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। IRDA issues फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरेंस लाइसेंस, इंश्योरेंस का भी री इंश्योरेंस करते हैं। एंड इंडिया में अभी तक एक ही री इंश्योरर था, एंड दैट वाज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड दिस इज पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अभी पहली बार एक प्राइवेट री इंश्योरेंस के लिए आ रहा है, एंड दिस हैज बीन रिवील्ड बाय इरडाई। ओके, एंड उस कंपनी का नाम है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस, विच इज सपोर्टेड बाय प्रेम वत्सा एंड कामेश गोयल। एंड अभी अप्रूवल स्टेटस से R2, मतलब अब इसके बाद डायरेक्टली ऑपरेशनलाइजेशन ही, वो डायरेक्टली ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं फाइनल अप्रूवल के बाद, मतलब जस्ट वन स्टेप बैक में है। ओके, now first private reinsurer in India, इसका importance है very very important, ending the monopoly held by General Insurance Corporation of India, GIC India, will enhance competition in India's reinsurance sector. Now reinsurance is nothing but it is a practice of insurance companies transferring a portion of their risk to another insurance company known as reinsurer. कर सकते हैं, this helps insurer manage large claims and financial stability, कि कई बार हो सकता है कि एकदम से बहुत सारे वो आए उनके पास इंश्योरेंस आए, तो उसमें भी उनको एक रिस्क होता है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वो फिर अपना जो भी पोर्टफोलियो है, पूरा पूरा पोर्टफोलियो, दैट दे विल री इंश्योर। ओके, सो उसकी वजह से यहाँ से कुछ भी उनको लग रहा है, कुछ फाइनेंशियली लार्ज क्लेम्स कुछ आ रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए, दे कैन इन्वोक दैट। ओके, यस, अगेन नेक्स्ट, अगेन फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंस, the Reserve Bank of India has announced an invitation for applications to recognize a self-regulatory organization for the account aggregator ecosystem. ठीक है, ये भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा एक्सक्लूसिवली फॉर एपीपीएससी एग्जाम के लिए। नाउ दिस इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस द गवर्नेंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क, जो फाइनेंशियल जो अकाउंट्स एंड ऑल दैट दे लुक इनटू, स्पेशली क्या बोलते हैं, जो अभी कई सारे नए नए ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज आ रहे हैं दैट आर लुकिंग इनटू ओपनिंग अकाउंट्स एंड ऑल दैट, स्पेशली इन द व्हाट यू विल से, जैसे पेमेंट्स बैंक जैसे होते हैं उसे नियो बैंक्स एंड ऑल दैट, तो उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी होना चाहिए, सो दैट वो किस तरह से काम कर रहे हैं, एंड वेदर दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ द वॉट एवर द सेट रूल्स एंड रेगुलेशन, उनके आउट ऑफ जाके नहीं काम कर रहे हैं, वो सब करने के लिए दे वांटेड टू कम अप विद सम regulatory body. उसके लिए they are inviting the applications from the already existing institutions or organizations. Okay, so majorly this facilitates secure and seamless exchange of financial information among various entities. Okay, जो accounts in सब में रहते हैं. So application submission, interested entities are required to submit their application through Pravah portal.
दिस इज नथिंग बट प्रवाह का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। वन पॉइंट कॉन्टेक्ट है, मतलब जहाँ पे एप्लीकेशन करने के बाद, अप्लाई करने के बाद यू कैन गो थ्रू कि कहाँ पे किस स्टेज में है, अगर बीच में कुछ इनसे कुछ क्वेरीज आए हैं तो उसी में वैलिडेट करेंगे। सो एवरीथिंग इन दैट ओनली। दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय आरबीआई by June 15th. ये अप्लाई करना है। एप्लीकेशन must be comprehensive and adhere to the guidelines specified in the framework for recognizing self-regulatory organizations for the account aggregator ecosystem. And the eligibility criteria क्या है? They must encompass at least 25 member entities including subsets such as banks and brokerages. So वो उनके members होने चाहिए. This diverse representation ensures comprehensive oversight and coordination within the account aggregator ecosystem. मतलब सही से हमें हर जगह से इंफॉर्मेशन सही से मिलेगा। ओके, नाउ ये इस आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंडर ही आता है ये। Okay, and additionally, the Reserve Bank Information Technology Private Limited will continue to manage and publish the necessary technical specification for the AA ecosystem. So, ये regulatory, self-regulatory body होने के बाद भी, organization होने के बाद भी, REBIT ये जो है, this will continue managing and publishing the accounts, जो भी account aggregator ecosystem का जो भी details है, data है, that they will be publishing from time to time. ठीक है? Now this would be pivotal for this AA ecosystem, that is but obvious, इसीलिए तो ये कर रहे हैं, that will have a positive impact, and this also will help for a smoother adoption and stabilization of the AA framework. जो भी account aggregators के लिए जो RBI ने framework set किया है, उसको ये जो account aggregators है वो सही से adopt कर सकते हैं and smoother working होगा. Okay, that all will be the responsibility of this SRO only. Now, the Pravav portal, platform for regulatory application validation and authorization, is secure, centralized, web-based platform, and this will facilitate the individuals and entities in applying for various regulatory approvals, licenses, or authorizations from the RBI in a streamlined and efficient manner. ओके तो उसमें बहुत उनको हेल्प रहे क्योंकि एवरीथिंग उसी पोर्टल में मिलेगा। अगर कुछ क्वेरी भी आया है तो यू कैन व्यू इट इन ऑन दैट पोर्टल एंड आंसर दैट। वहीं पे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या कुछ वैलिडेट करना है या आपकी तरफ से कुछ अप्रूवल देना है, ऑल दैट कैन बी डन देयर एंड देयर इटसेल्फ। नो रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक जगह से दूसरे ऑफिस जाना एंड ऑल दैट, नो, एवरीथिंग इज डन ऑन दिस पोर्टल ओनली। Next news article again from Banking and Finance. The RBI is set to introduce an on-tap cohort focusing on climate change risks and sustainable finance within its regulatory sandbox framework. Again ये important रहेगा आपके APPSC exam के लिए ही. Okay. Now here what is this on-tap cohort on focusing on climate change risks and all that? नाउ हियर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स करके आरबीआई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। उसमें जो भी हमें प्रॉब्लम से, मतलब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंक्लूजन में कोई इश्यू है ना, उसके लिए कुछ सॉल्यूशन तो होगा ही। नाउ देयर माइट बी डिफरेंट सॉल्यूशन, सो एंटिटीज दे कैन सबमिट देयर सॉल्यूशंस, ओके, एंड उसमें जो भी बहुत ज्यादा फीजिबल है आरबीआई वुड टेक इट अप एंड try to implement that. Okay, so ये regulatory sandbox में इस तरह के कई सारे क्या बोलते हैं टॉपिक्स है, उसके अंडर वो ईयर में एक आधा बार वो सैंडबॉक्स को खोलता है। मतलब उस टाइम पे दे कैन सबमिट देयर ये सॉल्यूशंस या जो भी एप्लीकेशंस है। ओके, वो ईयर में एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी टाइम पे वो बोलते हैं कि आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करना है। बट इन दिस केस दोज issues associated with climate change risks and sustainable finance, for that उनके लिए ऑन टैप कोहॉर्ट इंट्रोड्यूस किया है। मतलब वो ईयर राउंड कभी भी सबमिट कर सकते हैं, दे नीड नॉट वेट दैट पर्टिकुलर टाइमलाइन। ओके, so now this initiative aims to foster innovation in green finance and bolster climate risk management in the financial sector, aligning with India's sustainability and net zero objectives. ओके जो हम लोग बोल रहे थे ना 2070 तक हमारा नेट जीरो हो जाएगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो अभी से हमें ग्रीन क्लाइमेट चेंज का जो रिस्क है उनको मिटिगेट भी करना है एंड अडेप्ट भी करना है। ठीक है,
So now this establishment of a dedicated on-tap cohort under the RBI's regulatory sandbox exclusively. Focus areas addressing climate change risks and promoting sustainable financial practices. उसके लिए जो भी solutions है that they can submit. Announced by RBI Governor Sanjay Malhotra during a recent policy seminar on climate change risks and important. इसमें ये important रहेगा and ये important रहेगा. And along with that, RBI plans to organize a special Greenathon event to address climate change and related issues. क्योंकि जब तक हमें issues समझ में नहीं आएगा, how will the entities come forward by, with the solutions? So पहले they wanted to have that एक event wherein they can address such climate change and related issues और highlight करना उसके अगेंस्ट नाउ दे कैन सबमिट ऑन टाइप कोहॉर्ट तो है ही, तो कभी भी वो अपना सॉल्यूशन वो सब सबमिट कर सकते हैं. सो इससे क्या है, दिस विल एनकरेज द फिनटेक इनोवेशंस स्पेशली एसोसिएटेड इन ग्रीन फाइनेंस, जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो या जो उनका करेक्शन हो, मिटिगेशन हो, एडेप्टेशन हो, उसके रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनको फाइनेंस करना. स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट, this is to majorly enhance the financial sector's resilient to climate related risks. कई बार रिस्क की वजह से इनको भी लॉस होता है, that how they can mitigate that. Supporting national goals, at the same time we have to align with the India's commitment to the sustainability and the net zero objectives and all that. And उसके लिए क्या है, we have to transit to a greener economy. Now that facilitation okay तभी होगा जब हम लोग सही से उसके issues समझ पाएंगे and coming up with the solutions associated with that. Okay, now moving on to our next news article again from banking and finance. Now this would be important for both your APPSC and APSSB. Now Feb 2025 में Super Dot Money करके एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक कंपनी है which is backed by Flipkart. Now this has emerged as the fifth largest third party player in the India's unified payment interface ecosystem, that is UPI ecosystem. देखिए फिफ्थ पोजीशन पे आ गए. Yes, the percentage wise बहुत कम है but still it is फिफ्थ पोजीशन पे आ गए. नाउ इसमें कौन से है ऐसे जो टॉप 3 में आते हैं? सबसे पहले फोन पे है, उसके बाद गूगल पे है, फोन पे के बाद एज यू कैन सी हियर 47.54% का शेयर है, मार्केट शेयर. ओके, एंड गूगल के पास 36.24% मार्केट शेयर है विद 5.83 बिलियन ट्रांजैक्शंस. एंड थर्ड पे आता है पेटीएम. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं कि मार्केट लीडर्स कौन है यूपीआई के इकोसिस्टम में, उस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाने के चांसेस है. नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है, इंडिया एंड मॉरिशस हैव elevated their bilateral relationship to an enhanced strategic partnership by introducing a vision called as Mahasagar. Important. Mutual and holistic advancement for security and growth across regions vision. This is majorly to bolster the cooperation among India and Mauritius across various sectors, as part of which 8 MOUs were signed covering different areas like financial crime prevention, support for small and medium enterprises, public-private enhancement, maritime security, facilitation of local currency trade, etc. ये कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी ले रहे हैं, जैसे इंडिया इज हेल्पिंग मॉरिशियस टू बिल्ड अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर देम. ओके, and also they are trying to help high impact community development projects जैसे कि improving the local infrastructure service. ओके, एंड कुछ इनॉग्रेशंस भी किए हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन. Okay, now this is an institute that will serve as a hub for learning and research focusing on public service and innovation in Mauritius. Important, ये भी important है, पार्लियामेंट बिल्डिंग वाला भी important है, कहाँ पे अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया है, उस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हमने किया ही है, कल्चरल एंड रिलीजियस एंगेजमेंट्स भी हुए हैं, एज पार्ट ऑफ विच आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी वेंट टू गंगा तालाब विच इज इन मॉरिशियस. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी मैं स्टार मार्क लगा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए. ठीक है, नेक्स्ट अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्स के लिए.
United Nations Secretary General Antonio Guterres has introduced the UN80 initiative to reform and enhance the efficiency of the United Nations as it approaches its 80th anniversary. मतलब UN start होके 80 years होने वाला है, as part of which they have launched UN80 initiative. उसके मेजर ऑब्जेक्टिव से रैपिड एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स, कि किस तरह से दे कैन एनहांस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस अक्रॉस द यूएन सिस्टम. वी ऑल नो यूएन, it's a group of कई सारी organizations that look into different areas, okay, to bring in a peace, एक पीस और हारमोनी लाने के लिए काम करता है. ठीक है, उसका मैंडेट रिव्यू भी कर रहा है. दे आर ट्राइंग टू असेस द ग्रोइंग नंबर ऑफ मैंडेट्स असाइन्ड बाय मेंबर स्टेट्स सो दैट जो भी उसका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो. स्ट्रैटेजिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, वो भी दे आर ट्राइंग टू, क्योंकि 80 years हुए, दे आर ट्राइंग टू कम अप विद कुछ और डीपर स्ट्रक्चरल चेंजेस या फिर रीअलाइनमेंट ऑफ प्रोग्राम सो दैट उनका जो भी काम है वो और इफेक्टिव रहे. लेकिन अभी सबसे बड़ा चैलेंज वो फेस कर रहे हैं फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि जितने भी जो मेंबर स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कुछ पेंडिंग है. जैसे यूएसए का 1.5 बिलियन डॉलर्स पेंडिंग है, चाइना का भी पेंडिंग है. तो इसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें हो रही है. एंड ग्लोबल क्रिटिसिज्म, जैसे कि वो सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर जो पीस मेंटेनेंस होनी चाहिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी या पीस, वो उसमें सही से काम नहीं कर रहा है. बेस्ट एग्जांपल सब लोग अभी जो हाईलाइट हो रहा है न्यूज में वो है हाउ दे कुडंट कम अप विथ सम सॉल्यूशन फॉर रशिया एंड इसका यूक्रेन का जो इश्यू हुआ है, व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन दैट. ऐसे कई सारे जो वॉर्स कई सारे जो चल रहे, व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग even in spite of getting good number of funds and all that. So कई सारे criticisms भी हैं. Leadership and implementation, again they are looking at पहले किस तरह का leadership है and how they want to improve that in the future course. नेक्स्ट हमारा नेशनल न्यूज है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस शी ट्रेड्स इंडिया हब. ओके, now this has been launched by Federation of India Export Organization. Why? To strengthen India's export ecosystem by empowering women entrepreneurs. So focus is on those women entrepreneurs who are into the export ecosystem. Okay, now this is actually part of a program called as She Trades Commonwealth Plus program, which is currently being run by the International Trade Center. ओके, सो उसी प्रोग्राम पे बेस होके ये शी ट्रेड्स इंडिया हब को लॉन्च किया है टू सपोर्ट द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. नाउ दिस इज फंडेड बाय यूके गवर्नमेंट. एंड अगर ये शी ट्रेड्स कॉमनवेल्थ प्लस प्रोग्राम जो आईटीसी चला रही है उसमें ये 20th हब है. ओके, क्योंकि ऑलरेडी वो दूसरे कंट्रीज में कई सारे क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ द local organizations. So here in India, with the help of Federation of Indian Export Organization, they have launched this, which is the 20th hub. But India के लिए ये पहला hub है, ऐसा कुछ पहले कभी हुआ नहीं था. Okay, now when we look at ITC, International Trade Center, इसका headquarters है जेनेवा, स्विट्जरलैंड. एंड इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस. इन दोनों ने मिलके ये आईटीसी लॉन्च किया है. एंड आईटीसी का एक स्पेशल प्रोग्राम है शी ट्रेड्स कॉमनवेल्थ प्लस प्रोग्राम. उसी का इंडिया के साथ जुड़ के इन्होंने 20th हब एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन लॉन्च किया है. ओके, अगेन वन मोर नेशनल न्यूज. नाउ इसमें वेरी रिसेंटली जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने एक इवेंट के लिए अनाउंस किया दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, दैट इज वेव्स समिट 2025. उसके डेट से May 1st to 4th 2025 मुंबई में होने वाला है. ओके, ये रेगुलर न्यूज है बट इसमें एक कैचे है. फर्स्ट इज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड $1 billion का फंड
to boost the creators economy and promote high value content production. So जो content creators है उनके लिए ये help होने वाला है. One thing. Second most important thing is India is going to launch India's first Indian Institute of Creative Technology near Film City, Goregaon, Mumbai. This is to nurture the talent in the media industry. Okay, ये बहुत ही important news है and this is also important. Next, again, one more national news. India has for the first time started the first ever auction of exploration licenses to facilitate the discovery and extraction of critical mineral resources. So, इसमें क्या है, they'll give licenses, जो भी apply करते हैं, they'll give licenses to them, okay, as part of auction में जो भी सबसे high bid करेगा उनको ये critical mineral resources के लिए जो एक्सप्लोरेशन होता है माइनिंग वो कर सकते हैं एंड डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए एज यू कैन सी हियर एंड वन ऑफ द ब्लॉक्स इज इन अरुणाचल प्रदेश एज वेल okay so somehow this news is associated with Arunachal Pradesh as well. So India's first exploration license auction हुआ है organized by the Ministry of Mines Government of India. May 13th को हुआ था, ये गोवा में हुआ था. नाउ आप पूछ सकते हो इधर इससे पहले, ये तो पहली बार ऑक्शन हो रहा है तो इससे पहले कैसे देते थे ऐसे ये एक्सप्लोरेशन करने के लिए ब्लॉक्स को. उस टाइम पे फर्स्ट जो आया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता था, वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया. So यहाँ पे before the introduction of this auction based exploration license system, mining permissions in India followed a discretionary and first come first serve approach. And ये पूरा जो process है that was highlighted in the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. But now they have come out of that and now they have started this exploration license auction. जो ऑक्शन में वो लाइसेंसेस देंगे. नाउ इसके लिए in order to attract the investors etc, they have already conducted a road show as well. Along with that AI hackathon 2025 भी इन्होंने लॉन्च किया था to focus on leveraging artificial intelligence for advanced mineral exploration and targeting as well. Now this they are saying that this will help promote transparency, efficiency as well as private sector participation in mineral exploration in India in various states. So ये हो गया important. Again एक question आया है, 1 second. Is person in news important for APSSB? कौन सा person जीने नहीं दूंगा. ओके जो मैं हर न्यूज आर्टिकल का मैं हाईलाइट कर रही हूँ, सो डोंट वरी, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ. नाउ MOU, Memorandum of Understanding, Department of Biotechnology and Assam government signed historic MOU for biotechnology development. ये first of its kind है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये टाई अप होना. ओके so partnership between Department of Biotechnology, Government of India, Indian government के साथ Government of Assam. So here they are focusing on a framework called as Bio E3 policy, that is biotechnology for economy, environment and employment. Obviously अगर ये biotechnology they are using on economy and on employment, obviously that will lead to employment as well. So Assam में है location. Now this will establish a center-state partnership to promote high-performance biomanufacturing and research-driven biotechnology development, which will further support economic growth, environment stability, and employment generation in Assam. Now here, where would these biotechnological solutions would apply? Now they are focusing on few sectors like agriculture, healthcare, industrial processing, and environmental conservation. Now how is it associated with India का जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है? This initiative aligns with the India's national biotechnology development strategy, which focuses on the regional development, bio-entrepreneurship and skill enhancement in the biotech sector. How that can be used in various sectors to promote जो भी वहाँ पे जो उनका work है, that they have to promote, which further will boost economy and that will lead to employment generation. Simple. Okay, now Department of Posts sign MOU with FSID
that is Foundation for Science, Innovation and Development, which is under IASC Bengaluru for Digital Address Code Initiative. So इंडिया का जो अभी पोस्टल वाला डिपार्टमेंट है वो नॉर्मल क्या बोलते पिन कोड के थ्रू करते हैं, राइट? नाउ हियर दे आर प्लानिंग टू क्रिएट ए स्टैंडर्डाइज जियो टैग्ड कोड्स, मतलब उस लोकेशन का जियो टैगिंग वो सब भी होगा। इससे क्या है, थोड़ा सा ढूंढने में इतनी दिक्कत नहीं होगी एंड इट वुड बी इजी फॉर देम टू परफॉर्म, जो भी अगर पहुंचाना है मेल एक्सेट्रा। ओके, digital address code to create a standardized geo-coded addressing system in India, for which Department of Post, Ministry of Communication, they have signed up an MOU with the Foundation for Science, Innovation Development, IS Indian Institute of Sciences, Bengaluru. So here they will develop this entire system, this digital address code, address as a service. Okay, to enhance the efficiency, जैसे software as a service SaaS बोलते हैं ना, उस तरह से aims to establish a digital public information infrastructure for precise address mapping and location based services. जो अभी सिर्फ पिन कोड के थ्रू कर रहे हैं ना, जियो टैगिंग, GPS, वो सब भी यूज होगा इन सब में. Now this will help a lot in logistics, governance and emergency responses especially. उसमें बहुत यूज होगा ये. And also this will strengthen the e-governance, जो बिल्कुल ऑनलाइन डिजिटल वाला, urban planning and last mile connectivity, which will help not only citizens but also businesses, government agencies, etc. And this aligns with the Digital India and Smart Cities mission, thereby जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस है उसको प्रमोट करता है मेजरली. ठीक है, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द एग्जामिनेशंस. एक सेकंड, कुछ मैसेज आया है क्या? ना. नेक्स्ट कम्स इज अगेन, ये भी सबके लिए इम्पोर्टेंट, दोनों एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. कई सारे कुछ स्कीम्स लॉन्च करती रहती है गवर्नमेंट, जो रेलेवेंट है वो इम्पोर्टेंट है. यहाँ पे PM युवा स्कीम, ओके, ये है यंग ऑथर्स के लिए है. प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, PM युवा. ये एक्चुअली 2021 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था. PM युवा 1.0 अच्छे से सक्सेस हुआ एंड आफ्टर दैट 2.0 हुआ एंड नाउ ऑन March 11, 2025 3.0 भी हुआ है. Launched by the Ministry of Education, Department of Higher Education. Now इसके objectives क्या है? Majorly to support the young authors aged 30 years and below. To nurture a new generation of writers who can articulate India's cultural and intellectual heritage. इसमें 3 themes में जो books लिखेंगे उनको support करेंगे ये scheme. Those 3 themes are contribution of Indian diaspora in nation building, Indian knowledge system, makers of modern India. Okay, इन तीनों टॉपिक्स पे जो भी बुक्स लिखेंगे उनको ये सपोर्ट करेगी ये स्कीम. नाउ किसके थ्रू सपोर्ट करेगी? समवन हैज टू बी एग्जीक्यूटिंग और इम्प्लीमेंटिंग दिस इनिशिएटिव. मिनिस्ट्री तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है. नाउ दैट एग्जीक्यूशन एजेंसी इज नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया. मेंटरशिप पीरियड, इसमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं पब्लिशिंग के लिए एंड ऑल्सो मेंटरशिप भी मिलती है. जैसे कोई बड़े बड़े ऑथर्स उनको सपोर्ट करते हैं कि उनका जो थॉट प्रोसेस है, जो आर्टिकुलेशन है थॉट्स का, वो सही से है या नहीं, या किस तरह से करना है राइटिंग सो एज टू एंगेज द रीडर्स ऑल्सो. सो उस तरह से सब कुछ वो सपोर्ट करते हैं. मेंटरशिप पीरियड June 30, 2025 टू December 30, 2025. सिलेक्शन प्रोसेस एंड ऑल इंडिया कंटेस्ट विल बी कंडक्टेड. ऐसा नहीं कि सबको दे देंगे. On the MyGov platform from March 11th to April 10th, 2025 to select 50 such authors and for them they'll be providing with the mentorship. As I've said, पैसे भी देते हैं. See, एक तो mentorship, scholarship कितना मिल रहा है? A consolidated scholarship of 50,000 per month for 6 months, totaling 3 lakhs per author. Publication, the opportunity to have their books published by NBT with translations into multiple Indian languages to promote एक भारत श्रेष्ठ भारत. अब बुक्स पब्लिश होने के बाद बिकेंगे, अब उसमें पैसे कितने मिलेगा? 10% रॉयल्टी विल बी पेएबल टू द ऑथर्स अपॉन सक्सेसफुल पब्लिकेशन ऑफ देयर बुक्स. ओके, ये इंपॉर्टेंट एंड दिस अलाइंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020
वेयर हम लोग बोलते हैं ना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सबसे ऊपर हमारा इम्पोर्टेंस है एंड ऑल दैट एज आई सेड पीएम युवा 1.0 लॉन्च इन 2021 सेम मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सेम और सब सेम ही है एंड एक्चुअली उस टाइम पे ये इस इम्प्लीमेंट किए थे बेस्ड ऑन द आकम दैट इज आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस ओके ये हो गया हमारा नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्स के लिए नासा हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टू ग्राउंड ब्रेकिंग मिशंस स्पीयर एक्स एंड पंच aimed at deepening our understanding of the universe and the sun's influence on space weather. Sphere X जो है वो हेल्प करेगा हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स एक्चुअली यूनिवर्स अभी भी बहुत सारे थियरीज है यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ है तो उसी का एक्सप्लोरेशन है थोड़ा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ स्फीयर एक्स का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स इपॉक ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर ये लॉन्च हुआ था मार्च 11 2025 एंड ये इसका मिशन का मेजर ऑब्जेक्टिव है कॉस्मिक ऑरिजिन कब कैसे लॉन्च हुआ इंडस ये हमारे यूनिवर्स गैलेक्सी एवोल्यूशन इट विल सर्वे ओवर 450 मिलियन गैलेक्सीज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है यूनिवर्स में ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव फॉर्म्ड हाउ दे हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम पीरियड इंटरस्टेलर आइसिस जो हम लोग का अभी यही है ना कि कहाँ पे वाटर मिलेगा दूसरे ग्रहों पे दूसरे प्लैनेट्स पे सो दैट वहां पे लाइफ हम लोग यू नो देखिए अर्थ का भी एक एज है इट इज डाइंग स्लोली सो वी आर ट्राई साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग ऑन यू नो लाइफ और एटलीस्ट वाटर ऑन अदर प्लैनेट सो दैट वहां पे लाइफ एस्टेब्लिश कर सके तो एज पार्ट ऑफ दैट ओनली दिस दे आर डूइंग ओके इसके लिए दे विल कंडक्ट एन ऑल स्काई सर्वे एवरी 6 मंथ्स एंड कलेक्ट डाटा दिल स्टडी रिवाइज एंड ऑल दैट वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है बस इतना जानिए काफी है कई सारे बहुत सारे न्यूज आते हैं लेकिन कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वन ऑफ दैट इज दिस उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म ऑल 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इन द स्टेट इनटू सोलर सिटीज जहां पे सोलर का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो to promote clean energy and sustainable urban development and already अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी की तरह डेवलप कर दिया है so it has been developed as Uttar Pradesh first solar city achieving a solar power generation capacity of 40 megawatts important उसी की बेसिस पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी स्टार्ट कर रहे हैं बुंदेलखंड में इट इज अ रीजन इन यूपी ओके विद अ कैपेसिटी ऑफ 5000 मेगावाट्स ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है बाकी अगेन दिस इज ऑलरेडी अलाइंड विद द नेशनल गोल्स एंड आल्सो वी आर फोकसिंग ऑन अचीविंग द नेट जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070 एंड वी आर एम्फसाइजिंग मोर ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सेट्रा एज पार्ट ऑफ विच दिस इज बीइंग डन इतने इतने कहाँ है मैंने और भी दिया है इतने ही है क्या 1 सेकेंड यस इतने ही है हो गया so shall we start with the questions now I would like everyone to participate in this थरो अच्छा मैंने वीडियो ऑफ किया क्या ओके फिर से मेरी वीडियो में दिक्कत हो रही होगी आई एम सॉरी यस मैंने अभी वीडियो तो ऑन कर दिया है यस क्या हो गया सब सो गए क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं ओके अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे Who is the convener of the high level task force for investment in the northeast region? Yes. Yes. जो डोनेर के जो मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी इसमें मेंबर है मेघालय और 2 स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स है वो भी इसमें मेंबर्स है एंड हियर इट इज त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर मनिक साहा इज द कन्वीनर ओके यस सी इज द करेक्ट आंसर हियर
Which constitutional provision grants individuals the right to profess, practice and propagate their religion subject to public order, morality and health? जो वो आर्टिकल्स दिया था वहां पे एंड APFR एक्ट, प्लीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अरे इतने आप लोग हो यहाँ पे, वाई आर यू नॉट आंसरिंग? सभी आंसर कीजिए, पार्टिसिपेट। देखिए वन थिंग, नोबडी इज गोइंग टू जज यू हियर कि आपने गलत आंसर दिया या सही आंसर दिया। ओके, आई एम तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, अगर आप पार्टिसिपेट करोगे इससे क्या होगा, योर रिकॉल वैल्यू विल गो हायर। जो एग्जाम में आपको नो, अरे उस दिन वो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, वो कंटेंट हमने डिस्कस किया था, जो इसीलिए आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोल सकती हूँ वन वे में 3-4 घंटे भी नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, बट आपके यहाँ से जितना पार्टिसिपेशन होगा आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। और तीसरी बात, डाउट इज अ डाउट, छोटा या बड़ा नहीं होता है। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो इमीडिएटली आस्क मी, आई विल रिपीट, नो प्रॉब्लम। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे भी थोड़ा और स्टडी करके करना है तो आई अपफ्रंट में आपको बता दूंगी कि मैं एक बार चेक करके आपको बताती हूँ करके, ठीक है? यस, वेरी गुड। सो हियर इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 25। Moving on to our next question. Where is the 17th National Rafting Championship scheduled to be held from March 20 to 25, 2025? Yes, very good, very good, very good. It is Pandua, Himachal Pradesh. Where is the 23rd Senior and 17th Junior National Para Powerlifting Championships scheduled to be held from 17th to 19th March 2025? Yes, very good. Good number of answers coming. That should be the spirit. Yes, it is New Delhi. New Delhi में होने वाला है. Which organization is responsible for releasing the Index of Industrial Production in India? कौन रिलीज करता है? ये हमने डिस्कस नहीं किया था और किसी ने पूछा भी नहीं. Yes, what should be the answer here? कौन रिलीज करता है? IIP का डाटा कौन रिलीज करता है? जब भी स्टैटिस्टिकल डाटा हो एंड ऑल दैट, इट वुड बी रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंडर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, दैट लुक्स इनटू ऑल दिस डाटा। ओके, जैसे हमारा एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, वो भी यही करता है इस तरह, ठीक है? यस, कहीं पे भी सर ऐसा फाइनेंशियल रिलेटेड डाटा आता है, जनरली दैट वुड बी रिलीज्ड बाय NSO ओनली। Okay, yes. Which company is said to become India's first private reinsurer after receiving R2 approval from IRDAI? या R2 approval ये सब जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस में पूछते नहीं हैं. Just who is said to become first private reinsurer in India? इतना. Yes, which is that? क्या हो गया? Yes, where are the answers? India's first private reinsurer, not public. First, sorry, मैंने आंसर दे दिया. फर्स्ट जो पब्लिक री इंश्योरर है वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC. ओके, लेकिन जो प्राइवेट वाला फर्स्ट टाइम जो आ रहा है वो है वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस. वे प्लीज फोकस. ओके, कोई नहीं.
Yes, moving on to our next question. What is the primary objective of the Reserve Bank of India in recognizing a self-regulatory organization for the account aggregator ecosystem? क्यों करना चाहता है वो? अभी हमने डिस्कस किया था क्यों करना चाहता है. It is to enhance the governance and operational efficiency in financial data exchange. Okay. Among the account aggregators, for which they have come up with this self-regulatory organization concept. ठीक है? Yes. Which key initiatives has the RBI announced to encourage fintech innovations in green finance and climate risk management? Very recently, they have come up with this, you know, fintech innovations in especially green finance and climate risk management के लिए they have come up with a solution या initiative. Actually बहुत बड़ा initiative है in fact. Here the entities need not wait for the set timelines. Okay, so they have introduced and no on tap cohort under the regulatory sandbox जिसमें अलग-अलग sectors में entities can submit their applications related to solutions for various problems associated in that sector. Okay, so here B is the correct answer. Very good. Which Bangalore-based fintech company backed by Flipkart became the fifth largest third-party UPI player in India in Feb 2025? या फिर इसी को पूछ सकते हैं which is the first number one UPI player in India? Okay, here in this case it is Super.Money. Number one कौन सा है? Yes, number one कौन सा है UPI player? Yes, it is PhonePe. Good, very good. Second is Google Pay. India and Mauritius recently elevated their bilateral ties to an enhanced strategic partnership under which vision aimed at strengthening regional security and growth and cooperation among the countries, that is India and the Mauritius. Yes, कौन सा वो विजन है जो दिया है? Yes, it is Mahasagar, mutual and holistic advancement for security and growth across sectors. So here it is B. Now, which airport won the 2024 Airport Service Quality Award for the best airport in Asia Pacific? पूरा एशिया पैसिफिक रीजियन में ये अवार्ड मिला है in the category of airports handling over 40 million passengers annually. Yes, very good. It is Indira Gandhi International Airport in Delhi. What is the primary objective of NASA's Punch mission launched in March 2025? उसका मेन क्या है? दो मैंने बोला है ऑब्जेक्टिव सी इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना पूछेंगे नहीं. Yes, this they are planning to study the sun's corona and its transition into wind, solar wind around the heliosphere. Okay, so here it is C, correct answer. Now, what is the primary objective of NASA's Sphere X mission launched in March 2025? Yes. Here they're planning to investigate the origins of universe and map the distribution of galaxies. Okay. Yes, इसमें they are planning to
they haven't said that habitable words. They're trying to understand the amount, no, moisture, water कहीं पे availability है या नहीं. Okay, major objective वो है. वो बाद में कल्मिनेट होगा इनटू डिटेक्टिंग द हैबिटेबल वर्ल्ड्स, वो अलग है. प्लीज, ऐसे ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन होता है, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. पहले ऑप्शंस को देखिए जो सबसे ज्यादा क्लोज है. ओके, व्हाट यू विल से, पॉइंट जो क्वेश्चन के क्लोज है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो यही है. ओके, with this they want to understand the amount of moisture, thereby they want to detect habitable worlds, जो आगे के लिए सोच रहे हैं. ठीक है, so here B is the correct answer. Moving on to our next question, which city has been developed as Uttar Pradesh's first solar city under the state's initiative to transform all 17 municipal corporations into solar powered urban centers? Yes. ये अभी डिस्कस किया था हमने. इट इज अयोध्या. अयोध्या को उन्होंने उस तरह से डेवलप किया है एज द सोलर सिटी, जहाँ पे पूरा उनका रिन्यूएबल एनर्जी पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑक्शन बेस्ड एक्सप्लोरेशन लाइसेंस सिस्टम इन इंडिया, हाउ वर माइनिंग परमिशंस प्राइमरली ग्रांटेड? इधर वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं. ओके, माइनिंग में कब ऑक्शन बेस्ड एक्सप्लोरेशन लाइसेंस सिस्टम स्टार्ट हुआ है इंडिया में, ओके, एक्सेट्रा. सो और उससे पहले क्या था? यस, पहले एक प्रोसेस तो था ही, बट दैट वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड अप्रोच. ओके, यस. Where is India's first Indian Institute of Creative Technology being established to nurture talent in the entertainment and media industry? कहाँ पे ये करने वाले हैं? Indian Institute of Creative Technology. It's in Mumbai. मुंबई में करने वाले हैं. ओके, यस. The She Trades India Hub, launched by the Federation of Indian Export Organizations, is part of which international program aimed at empowering women entrepreneurs? मैंने बोला है कि पहले ITC, ओके, इंटरनेशनल ट्रेड दैट सेंटर, उनके थ्रू एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है. ओके, सो उस प्रोग्राम के थ्रू वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उनके उस कंट्री के जो रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन है, उनसे टाई अप करके वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कई सारे ट्रेड्स प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं. शी ट्रेड्स करके बोलते हैं उनको. ठीक है, एंड दैट आईटीसी का जो प्रोग्राम, जो अभी हम लोग यहाँ पे एक्स प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज शी ट्रेड्स कॉमनवेल्थ प्लस प्रोग्राम. ठीक है. Yes. What's the primary objective of the UN80 initiative introduced by UN Secretary General Antonio Guterres as the United Nations approaches its 80th anniversary? Yes. क्यों उन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, UN80 इनिशिएटिव? Yes, this is to enhance the operational efficiency. Okay. Okay, some problem with my video, sorry. To enhance the, एक सेकेंड. वॉइस आ रही है ना आपको?
यस, मेरी वॉइस तो आ रही है ना? ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली कनेक्शन लूज हुआ है थोड़ा सा. यस, हियर वी आर लुकिंग एट द एनहांसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैंडेट रिव्यू एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विद इन द सिस्टम. अभी आ रही है आवाज आपको सबको? मेरी आवाज तो आ रही है ना? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू. ओके, so here B is the correct answer. Which of the following is not a primary theme under the PM Yuva 3.0 scheme launched in March 2025? हमने देखा है PM युवा 3.0 में 3 मेजर themes है under which they will be selecting 50 authors based on a test, and the mentors will support these 50 authors in writing their books, right? Yes, कौन सा वो थीम है जो इन 3 themes से नहीं है? Yes. संधाला पड़ेगा. ठीक है. Yes, it is D, India Space Exploration Achievements. बाकी 3 A, B, C themes है. What is the primary objective of the Digital Address Code Initiative launched through an MOU between the Department of Post and FSID and ISC Bengaluru? Yes. Here they are doing this जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, सो दैट जो पहले सिर्फ पिन कोड के ऊपर डिपेंडेंट थे, जिसकी वजह से जो कभी कभी दिक्कत होती है, दैट कैन बी ब्रॉट डाउन, क्योंकि जीपीएस से टैग है तो बहुत आसानी से डिलीवरी हो सकता है सर्विसेज का. सो टू क्रिएट स्टैंडर्डाइज्ड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम फॉर इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर. द रिसेंट एमओयू बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी and the Assam government under the Bio E3 policy aims to. Yes. उसमें कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, सो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव दिया है इन्होंने. यस. Yes, it is to develop Assam as a leading biotechnology hub by fostering innovation, investment, and research in biomanufacturing. Okay, employment B नहीं है, sorry, ये A है आंसर. एम्प्लॉयमेंट 3 E's है ना, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड फर्स्ट वाला ई क्या था? अब सडनली याद ही नहीं आ रहा है. 3 E's पे था वो. ओके, 2 तो मुझे याद आ गया. क्या था फर्स्ट वन? नाउ यू हैव टू हेल्प मी. एक तो एम्प्लॉयमेंट है, एक तो एनवायरमेंट है. सबसे पहला कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी फॉर 3 E's. Economy. Thank you, Court. Thank you. Yes. Now, what is the answer for this homework question? On 15th March, I have asked you which country remains the primary exporter of urad dal to India under the extent of extended duty-free import policy. उड़द दाल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और इंडिया के लिए इंपोर्टर. यस. यस, बर्मा, म्यांमार. ओके, आज का क्वेश्चन. क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट रेस्ट्रिक्ट्स रिलीजियस फ्रीडम अंडर which article of the Indian Constitution? Don't answer it now. We'll discuss this tomorrow in the class. So this is all from my end today. Yes, now the forum is open for your queries, questions, comments on today's session. Any suggestions, all are welcome.
जो कल सजेशंस थे, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू इनकॉर्पोरेट दैट वेर एवर पॉसिबल। सबसे पहले स्लो, यस मैंने थोड़ा स्लो किया है आज, बहुत ही आराम आराम से मैं लेके गई। दूसरा, मैं हर न्यूज आर्टिकल का मैंने हाईलाइट किया है कि कौन से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एपीपीएससी का थोड़ा लेवल हाई रहता है एंड एपीएसएसबी का थोड़ा सा कम लेवल रहता है, गोइंग टू द काइंड ऑफ पैटर्न। ओके, एंड 3, हर एक आर्टिकल से हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, सो दैट आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है वो भी हमने कवर किया है। नाउ द ओनर्स लाइज ऑन यू कि आप एक बार जब भी ये पीडीएफ आपको मिलेगा रिवाइज कर लीजिए। एंड अगेन माय सजेशन वुड बी फॉर यू इज, जैसे आज हमने क्लास किया है, ओके नाउ आज क्लास होने के बाद इवनिंग या कल तक फिर कल नए करंट अफेयर्स आ जाएंगे, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। आज का क्लास आज ही एक आधे घंटे के लिए रिवाइज कर लीजिए, इफ नॉट 30 मिनट्स एटलीस्ट 15 मिनट्स, ठीक है। ये करने के बाद एवरी वीकेंड एक रिवीजन कर लीजिए। सो एक तो हमारा फर्स्ट रिवीजन ऑन द सेम डे हो गया, सेकेंड रिवीजन हमारा वीकेंड पे हो गया, एक थर्ड रिवीजन कीजिए मंथली, मंथ एंड पे पूरा कंटेंट कंपाइल जो भी आपके पास मिलेगा एक बार वो रिवाइज कीजिए। ओके वो एट ए 1 डे में होगा नहीं, 2 to 3 डेज में होगा, बट यू डू नाउ। अगर इस तरह से आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम।